All right, Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing great and doing fine. Kids, आज की class के अंदर we will be doing some of the yearly past papers. Before we move on to the topic of today's video, I'm excited to announce that physical and online workshop batches for this year have officially begun. To level up your accounting skills, we will be revising the whole syllabus while solving yearly and topical past papers live. If you like to study at your own pace, you can also gain access to recorded lectures and notes of the entire IGCSE O&A level syllabus. You must visit our website at www.adilpaperwalla.com and head over to the resource section and feel free to study from all the free resources such as notes, PDFs, and coursebooks. If you want to know more about the workshop classes being held, head over to the contact section and feel free to inquire or message us on WhatsApp. The website link and contact details are provided in the description. And while you're down there, make sure to give the video a thumbs up and subscribe to the channel to enjoy free weekly accounting lectures, and drop in the comments if you have any questions or suggestions. And आज की class के अंदर जो मैं पेपर आप लोगों को solve करवा रहा हूँ, this is October-November 2023. October-November 2023 के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास बेसिक है, जिसमें हमें ओपनिंग एंट्रीज बनानी है, एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दी हुई हैं, एंड एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओपनिंग एंट्रीज में हमें ओपनिंग बैलेंसेस शो करने होते हैं अलोंग विद कैपिटल, और कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड विद एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। शाकिर स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द ईयर एंडेड 31st August 2023 but did not keep proper books of accounts. His assets and liabilities at 1st September 2023 are as follows. 1st September 2023 को शाकिर के पास मोटर व्हीकल है which is an asset, इन्वेंट्री है which is asset, बैंक है which is asset, ट्रेड पेबल्स में दो लोग हैं, एक लतीफ है और एक हैरिसन है, दोनों हमारी क्या हैं, लाइबिलिटीज हैं। They both are our liabilities, and साथ साथ एग्जामिनर ने हमें बोला हुआ है प्रिपेयर जर्नल फॉर शाकिर्स ओपनिंग इन्वेंट्री एट 1st September 2023। नरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं, कभी कभार उसकी एक्सप्लेनेशन में हमें एक सिंगल लाइन लिखनी होती है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 9500 प्लस 1240 प्लस 1682 minus 200 minus 237, that makes 11,935 985। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल का बैलेंस हमें मिल चुका है, एंट्रीज बनाएंगे। मोटर व्हीकल्स डेबिट, कौन सी डेट है सर, दिस इज 1st September 2023। ओ लेवल्स में डेट्स वगैरह की बड़ी वैल्यू होती है, मेक श्योर कि आप ये तमाम डेट्स जरूर लिखेंगे। ओके, तो 1st September को हमने बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 1st September को वी हैव अ मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल्स डेबिट इट्स 9,500। मोटर व्हीकल्स के अलावा इन्वेंट्री है 1240, इन्वेंट्री डेबिट इन्वेंट्री के अलावा वी हैव कैश एट बैंक ऑफ 1682, एंड ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। ट्रेड पेबल्स को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। याद रखना, ट्रेड पेबल्स का कंबाइन फिगर भी लिखा जा सकता है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ट्रेड पेबल्स लतीफ क्रेडिट, एंड ट्रेड पेबल्स हैरिसन क्रेडिट।
and the value of these trade payables are 200 and 237. And assets minus liabilities के difference से हमने capital भी find out कर लिया है, that the value of the capital is 11,985. ट्रेड पेबल्स को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर. यू कैन शो द ट्रेड पेबल्स कंबाइन, ट्रेड पेबल्स दोनों को कंबाइन करके 437 लिख सकते थे. ट्रेड पेबल्स को अगर आपने कंबाइन नहीं किया, राइट, आप इनको दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं. उसके बाद एग्जामिनर ने हमें एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और उस थ्योरेटिकल कंटेंट में एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ advantages of maintaining double entry record. What are the advantages of maintaining double entry records? अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है तो उसको एडवांटेज क्या मिलता है? सर, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने का पहला एडवांटेज ये है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स इजियर. As trial balance can be extracted. Number two, it is easier to identify and rectify errors. तीन मार्क्स का हमें अकाउंटिंग एंट्री बनाने के लिए दी गई थी. 2 मार्क्स का एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि बताओ डबल एंट्री सिस्टम के जरिए अकाउंट्स मेंटेन करने के एडवांटेजेस क्या हैं. तो हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस भी लिख दिए 2 मार्क्स के, एंड वी वर आल्सो एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल. राइट गाइस, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? आगे आ जाते हैं. During September 2023, the following transactions took place. Paid rent 420 by credit transfer. Credit transfer का मतलब बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके डायरेक्टली बैंक के जरिए हमने रेंट पे किया है, चेक इशू नहीं किया, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए हमने रेंट पे कर दिया है. तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रेंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. Withdrew 350 from bank for business use. बैंक से 350 कैश विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के यूज के लिए. इसका मतलब बैंक बैलेंस तो कम होगा, लेकिन कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. Paid Latif 194 by telephone transfer. This is also through banking. In full settlement of the amount owing at 1st September 2023. पीछे जाकर देखें, लतीफ जो कि ट्रेड पेबल है, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कितना? लतीफ भाई का आउटस्टैंडिंग बैलेंस $200 था. 200 वाज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लतीफ. हमने 194 लतीफ को पे किया है. इसका मतलब 200 में से अगर हमने 194 पे किया है तो $6 का डिस्काउंट रिसीव है. अब एंट्री बनेगी लतीफ डेबिट एंड डेबिट बाय फुल 200, बैंक क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट बाय हाउ मच? 194, एंड डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा कितने से? 6 से. एंट्री अगर आपको आती है तो उसकी पोस्टिंग आपको लेजर अकाउंट्स वगैरह में करना डिफिकल्ट नहीं है. आप लेजर अकाउंट्स में एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं. फिर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 195 टू सिडनी.
सिडनी को गुड्स सेल आउट किए, एंट्री क्या बनेगी? सिडनी डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। इस एंट्री में बैंक एंड कैश इन्वॉल्व नहीं है। पेड 161 कैश फॉर वेजेस, wages debit and cash credit. Cash sales 290 were paid directly into bank account. पैसे आए लेकिन डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। Receive a check of 100 from Sydney, bank debit and Sydney credit. Paid 95 to Harrison by electronic transfer. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का मतलब अगेन बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए हमने किया है। डिडक्टिंग 5 कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, तो $95 पे किए हैं और $5 का डिस्काउंट हमने एडवांस में डिडक्ट कर लिया है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? हैरिसन डेबिट 95 प्लस 5 100 से। कॉन्ट्रा एंट्री उस वक्त बनती है अब्दुल अजीज जब बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हो। जैसे कैश के अंदर इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है। हैरिसन डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? बनाना क्या है? कैश बुक प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट पेज पर हमें कैश बुक दी हुई है। वी नीड टू प्रिपेयर दी कैश बुक गाइस। 1 सितंबर को हमें बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। दिस इज फॉर सितंबर 2023। 1 सितंबर को हमें बैंक का बैलेंस दिया हुआ था ओपनिंग। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक गिवन? बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1682। साथ साथ काम भी करें, देखें नहीं सिर्फ। कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, डिस्काउंट्स के ऊपर वैसे भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? रेंट पे किया है हमने, 420 का रेंट पे किया है बैंक से। बैंक से रेंट पे किया है 420 का, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डिटेल्स में क्या लिखेंगे? रेंट। एंड डेट क्या है? द डेट इज 2 सितंबर। उसके बाद कैश को डेबिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है 350 से। कैश डेबिट हो गया 350। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये अमाउंट हमने कहां से विड्रॉ किया है? बैंक से। बैंक को क्रेडिट कर दिया 350 से, क्यों? क्योंकि बैंक से हमने ये जो अमाउंट विड्रॉ किया है ये कैश की फॉर्म में विड्रॉ किया है। तो बैंक अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है तो डिटेल्स में, बैंक जब क्रेडिट हो रहा है तो डिटेल्स में कैश आएगा, और जब कैश डेबिट हो रहा है तो उधर डिटेल्स में क्या आएगा? बैंक। एंड द डेट इज 4 सितंबर। 7 को हमने लतीफ को पेमेंट की है बैंक से 194 की। बैंक क्रेडिट हो गया 194, और $6 का डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। किसको पेमेंट की थी हमने? लतीफ को। रेफरेंस में क्या आएगा? लतीफ। उसके बाद हमने सेल किए गुड्स क्रेडिट पर, लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें बैंक एंड कैश इन्वॉल्व नहीं है। 12 को हमने वेजेस पे किए 161 की, and these were paid in cash.
तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 161. वाई? बिकॉज वी हैव पेड फॉर व्हाट? वेजेस के लिए हमने पेमेंट की है, एंड दैट इज 12th. नेक्स्ट इज कैश सेल्स 290 वर पेड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट. तो बैंक को डेबिट करेंगे 290 से. Why? Because of sales. उसके बाद सिडनी से चेक रिसीव किया है, तो बैंक डेबिट एंड सिडनी क्रेडिट 28 को. उसके बाद हैरिसन को पेमेंट की है 29th को. $95 की पेमेंट की है और 5 का डिस्काउंट भी मिला है. दैट्स इट. तो पहले कैश की अकाउंटिंग कर लेते हैं. 350. लेकिन सर ये जो कैश सेल्स हैं 17th वाली, ये बैंक में डिपॉजिट हुई हैं. मैंने गलती से इसको कैश अकाउंट में लिख दिया है. अब पहले कैश की अकाउंटिंग कर लेते हैं. कैश की डेबिट साइड इज 350 एंड द क्रेडिट साइड इज 161. 350 minus 161, the value is 189. टोटल भी कर दें. द टोटल इज 350. टोटलिंग करने के बाद यही चीज अक्टूबर 1st को क्या बन जाएगी? ओपनिंग बैलेंस. बैंक की अकाउंटिंग कर लेते हैं. 1682 प्लस 290 प्लस 100. This is 2072. And the credit side is 420 plus 350 plus 194 plus 95. This is 1059. So here, beta, what is the closing balance? 2072 minus 1059. This is 1013. The total is 2072. डिस्काउंट अलाउड नहीं है. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का कोई सीडी ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं होता. इनका हम सिर्फ टोटल करके लिख देते हैं. इसका टोटल कितना है? इट्स 11. और कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी नहीं होता. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द शाकिर कैश बुक. एंड कैन यू इमेजिन यू गेट 11 मार्क्स आउट ऑफ इट? 11 मार्क. अगर सही पोस्टिंग की है, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, डेट्स वगैरह सब डाला है, तो 11 नंबर आप लोगों को मिल गए गाइस. इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश में होता है. वानिया, इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश के अंदर होता है. इट्स नॉट इन द कैश बुक. जब इम्प्रेस करना होता है तो इम्प्रेस सिस्टम का कैश का बैलेंस रीस्टोर करते हैं, वो पेटी कैश बुक होती है.
नेक्स्ट, Shakir received a bank statement dated 30th September. The bank statement showed that Shakir had 763 in the bank account. शाकिर ने जो कैश बुक बनाई है उसके मुताबिक कैश बुक के ऊपर बैलेंस कितना है? 30th सितंबर को कैश बुक के ऊपर बैलेंस है 1013। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो बैलेंस है वो कितना है? वो 763 है। इसका मतलब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहा। उसके लिए हमें एक अप टू डेट कैश बुक बनानी होती है और एक बैंक रिकंसिलेशन बनानी होती है, लेकिन यहां पर हमें बैंक रिकंसिलेशन नहीं बनानी, सिर्फ करेक्टेड बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना है। On comparing the bank statement to his cash book, Shakir noted that bank charges of 35 charged by the बैंक चार्जेस हैं 35 के, जो कि हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हुए। तो इसको हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इन कैश बुक। Cash sales 175 had been paid for by credit transfer but not recorded in cash book। तो इसे भी हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, करेक्टेड बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बैंक का है 1013। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हुए, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर दो। कैश सेल्स बैंक में डिपॉजिट की थी, कैश सेल्स रिकॉर्डेड नहीं है, कैश सेल्स को रिकॉर्ड कर दें। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम सिडनी हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। डिसऑनर्ड चेक नहीं है ये नहीं लिखा हुआ। द चेक रिसीव फ्रॉम सिडनी हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। सिडनी ने हमें 28 को चेक दिया है, बाउंस नहीं हुआ। दिस इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। कोई भी ऐसा पैसा जो कि अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं लेकिन अभी तक हमारे बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो दिस इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को हम कैश बुक में नहीं, किस में रिकॉर्ड करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहां पर प्लीज इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो इस चीज को क्या किया जाएगा? फिर ऐड किया जाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। बनाना नहीं है, लेकिन अगर बना रहे होते, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होते तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, what is balance as per bank statement? Balance as per bank statement is 763। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को ऐड करते हैं जिनको बैंक लॉजमेंट्स भी कहा जाता है। Cash sales 290 had been omitted from the bank statement in error। ये गलती भी किससे हुई है? बैंक से गलती हुई है। कैश बुक में मिस्टेक नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक है। ये बैंक स्टेटमेंट का एरर है।
तो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो 290 की कैश सेल्स थी जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट की थी, ये पैसे हमारे बैंक में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मिस्टेक है, कैश सेल्स का अमाउंट बैंक ने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, बैंक से ब्लंडर हो गया है। हमें क्या करना है, हमें अपनी कैश बुक का नया बैलेंस निकालना है। इट्स 1013 प्लस 175, दिस इज 1188 minus 35, this is 11. This is our corrected balance. अब देखो, एग्जामिनर ने हमें सिर्फ ये काम करने के लिए दिया था 4 मार्क्स का। ये नीचे वाला काम करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ अपने लिए कर लिया ये वाला काम, कि यार हम ये देख सकें कि जो मिस्टेक बैंक की मिस्टेक है वो बैंक की मिस्टेक है। अगर आप इनका भी बैलेंस निकालें तो इसका आंसर भी 1153 ही आ रहा है। दोनों बैलेंसेस आपस में रिकंसाइल भी हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या बनानी है आपने, कैश बुक का पार्ट बनाना है। लेकिन अब गलती ये हो सकती है आपसे कि आप होंगे हैं सारे, ठीक है, आप बैंक चार्जेस को तो एडजस्ट करें, कैश सेल्स को भी करें, आखिरी की 2 चीजें जो एडजस्ट नहीं करनी है उनको भी जबरदस्ती एडजस्ट कर दो। ये नहीं करना भाई प्लीज। जो चीज कैश बुक में आती है वही चीज आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। डन है गाइस? तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, कैश बुक 11 मार्क्स की है। आई बिलीव एवरीवन कैन इजीली गेट 30 मार्क्स। अगर इसमें आप गलती भी करते हो, आप एंट्री सही लिखते हो, जॉट डाउन आपने सही लिखा, 1 मार्क इसका मिल जाएगा, 1 मार्क इसका मिल जाएगा, बैंक चार्जेस का 1 मार्क मिल जाएगा। 2 पॉइंट्स आपने गलती से एडजस्ट कर दिए, कैरी डाउन का पार्ट नहीं, मार्क नहीं मिलेगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 20 में से सब लोग इजीली 15-16 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 का क्वेश्चन है, कोई थ्योरेटिकल 2 मार्क का थ्योरी है, सिंपल। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर है। आता है? करेगा? जल्दी जल्दी करना है मेरे साथ। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है रॉ मटेरियल की, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू भी जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में, परचेज रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में, परचेज रिटर्न्स ऑफ फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में, wages of factory operatives is direct labor which is manufacturing, wages of factory supervisor is factory overheads manufacturing, वेजेस ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर ऑफिस से रिलेटेड है, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये। हीट लाइट एंड पावर के बारे में बताया नहीं है कि हीट लाइट एंड पावर किससे रिलेटेड है। नीचे एग्जामिनर हमें इसका एडजस्टमेंट परफॉर्म करने के लिए कह रहा है कि हीट लाइट एंड पावर का 4/5 फैक्ट्री में है, 1/5 ऑफिस में है। 11600 का 4/5 फैक्ट्री में है, 1/5 ऑफिस में है। 11600 into 4 divided by 5 is 9280. That is manufacturing. And 11600 का जो remaining part है which is 2320. This is in profit, that means income statement. रेट्स एंड इंश्योरेंस के बारे में भी नहीं पता कि कहाँ चार्ज करना है। तो रेट्स एंड इंश्योरेंस के बारे में एग्जामिनर ने कहा हुआ है, रेट्स एंड इंश्योरेंस आर अपॉर्शन 3/5 to factory and 2/5 to office.
Insurance of 4444440 had been paid for the year 31st December 2023. लेकिन पूरा अमाउंट माइनस नहीं करेंगे. हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? जुलाई में. हमने इंश्योरेंस कब तक पे की हुई है? इसका मतलब कितने मंथ्स का अमाउंट प्रीपेड है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितने मंथ्स का अमाउंट है? 5 मंथ्स का अमाउंट प्रीपेड है. जुलाई टू दिसंबर 5 मंथ्स प्रीपेड हैं. ये तो गलत हो जाता हीर आपका. आप तो पूरा अमाउंट माइनस कर देती यार. 4440 divided by what? Multiply by 5 months. तो prepaid is 1850 is prepaid. तो हमें 1850 माइनस करना है. 8250 minus 1850 is 6400. और अब 6400 को डिवाइड कर लो. कितना अमाउंट जाएगा? 3/5 जाएगा फैक्ट्री के अंदर एंड 2/5 ऑफिस में. 6300 multiplied by 3 divided by 5 is 3840. 6400 into 2/5 is 2560. फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे. इक्विपमेंट की कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन दी हुई है. रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट. हीट एंड लाइट को एडजस्ट कर दिया है. रेंट एंड इंश्योरेंस को एडजस्ट कर दिया है. फिर लिखा हुआ है फैक्ट्री रिपेयर 644 और अनपेड. अनपेड को हम ऐड कर लेंगे तो 5125 में 644 एड अप हो जाएगा. दिस इज 5769. डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर है तो रिड्यूसिंग का मतलब नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज चार्ज करनी है. 124,000 minus 35,500 is net book value is 88,500. डन हो गया. क्या है रिक्वायरमेंट? पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है 11 मार्क्स का, इजी. 4 मार्क्स का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये भी इजी है. क्या करोगे? बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग? चलो बनाओ भाई. खुद बनाने का बोला हुआ है तो अब बनाओ जरा खुद से. लेकिन बहुत लंबी नहीं कर देना कि भाई पूरी जिंदगी मुझे इंतजार करना पड़े. 47 हो रहे हैं. चलो 11 मिनट का है तो 10 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को. 11 मार्क्स का है, 10 मिनट है. Alright, सबसे पहले sir we have is the opening inventory of raw materials and the opening inventory of raw materials is 9100. Purchases of raw material 110,000. Purchase returns minus कर दिया. Closing inventory of raw material minus कर दिया. आपके पास cost of raw material consumed आ चुका है. Direct material आपने find out कर लिया है which is 106920. Direct wages add कर ली 91,665. We've got the prime cost. Factory supervisor की wages हैं 29,000. Heat right power है 11,600 का 4/5. उसके बाद rates and insurance का amount भी हमने calculate किया हुआ था. That was 3840. फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में अक्रूवल्स ऐड किया था. डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें हीट ने बता दिया था. इट वाज 222125.
सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने ऐड किए, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग माइनस किया है, and we have got the value of cost of production जिसको cost of goods manufactured भी कहते हैं। सही आया है आंसर? पक्की बात है? How many of you got it correct, guys? डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ रॉयल्टीज आती हैं, फैक्ट्री रिपेयर्स वगैरह हर चीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज रॉयल्टीज। इन तीनों के अलावा बाकी सारी चीजें हम किस में इंक्लूड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। शाबाश यार, गुड, कीप इट अप बेटा। आंसर सही है सब लोगों का? एवरीवन गॉट इट करेक्ट? परचेज रिटर्न्स लेस होती हैं, राइट? दैट्स इट। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो लेस होगा। अब ये चीजें इतना याद नहीं रखो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो। आंसर सही आया है? क्या बनाना है इसके बाद? जल्दी से निकालें ग्रॉस प्रॉफिट। और याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना है, और परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी आएगा। ऑलराइट, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि हेलरी राइट नाउ करंटली शी इज परचेजिंग सम ऑफ द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड कुछ गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है। कि फॉर एग्जांपल मैं ये 3 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, 3 प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाता हूं, एक प्रोडक्ट मैं बाहर से खरीद लेता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं सारे यूनिट्स खुद प्रोड्यूस करूं और बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज ना करूं। हमें एडवाइस करना है whether she should sell only production from her own factory and increase the amount produced. Justify your answer by providing arguments for or against selling only production for her own factory and increase the amount of produced. तो हमें बताना है कि खुद प्रोड्यूस करने के एडवांटेजेस क्या है। जो आप खुद प्रोड्यूस करोगे तो आपकी आउटसाइड सप्लायर पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नंबर 3, अगर हम सारे यूनिट्स खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हम बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेंगे। जो बल्क में खरीदेंगे तो परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज हमें मिलेगा, हमें बल्क बाइंग डिस्काउंट मिलेगा, राइट? अगर हम खुद से यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए आउटसाइड सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नंबर 1 लिखा हुआ है, नो डिपेंडेंट ऑन सप्लायर, क्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिलेगी, वुड बी मोर, दैट मींस बाहर से प्रोड्यूस या परचेज करना महंगा होता है, खुद प्रोड्यूस करना क्या है? सस्ता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिशनल मशीनरी लेने की जरूरत पड़ेगी, हमें अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना पड़ेगा, हम लोगों को अपने लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी विच इज टाइम कंज्यूमिंग। तो अब अगर ये 5 मार्क्स का है तो आपने 2 उसके फेवर में बातें लिखनी है, 2 अगेंस्ट में, और फिर आपने अपना कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। डन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, Logan is a trader who sell goods on credit. His year end is 30th September. Logan has provided the following information. 1st October 2022 का मतलब these are our opening balances.
इन्वेंट्री दी हुई है हम लोगों को, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है और प्रीपेड रेंट दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2023, रेंट चार्ज फॉर द ईयर, अंडरलाइन कीजिएगा, व्हाट डज रेंट चार्ज फॉर द ईयर मींस? रेंट चार्ज फॉर द ईयर का मतलब रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस का मतलब वो अमाउंट जो हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है। पेमेंट्स, हमने 2 दफा रेंट पे किया था, हमने जो टोटल रेंट पे किया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल रेंट पेड? एक दफा हमने दिसंबर में रेंट पे किया और एक दफा हमने जून में रेंट पे किया। ठीक है, एंट्री क्या बनती है? रेंट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। 30th September का मतलब दीज आर व्हाट आवर क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग है, अदर रिसीवेबल्स का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। अदर रिसीवेबल्स का मतलब रेंट प्रीपेड का बैलेंस नहीं दिया हुआ। इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी, अंग्रेजी समझते हो? पेपर दे दिया अंग्रेजी का? नहीं दिया? देंगे, अभी आराम से दोगे। दे दिया, अभी दिया है। दोनों पेपर हो गए, एक हुआ है, एक हुआ है। टू बी लिखा हुआ है, क्या मतलब है टू बी? अभी राइट ऑफ किया नहीं है, करना है। अभी डिडक्ट किया नहीं है ट्रेड रिसीवेबल से, अभी राइट ऑफ करेंगे। इस टू बी रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। रिकवरेबल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब अभी तक हमने इसको ट्रेड रिसीवेबल्स में से राइट ऑफ नहीं किया। ट्रेड रिसीवेबल्स के फिगर से हमें इसको माइनस करना है 325। वॉज रिटर्न ऑफ लिखा होता है, इसका मतलब राइट ऑफ कर दिया। हैड बीन रिटर्न ऑफ का मतलब ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया, फिर उसको ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करने की जरूरत नहीं होती। The provision for doubtful debt is maintained at 4% of what? तो भाई ट्रेड रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। 8700 माइनस 325 एस 8375, एंड 8375 का 4% इज 335। पहले बनाना है इन्वेंट्री का अकाउंट। द ओनली रीजन कि मुझे ये क्वेश्चन, ये पेपर मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का लेजर अकाउंट है। अब इन्वेंट्री का लेजर अकाउंट बच्चों को इन्वेंट्री का लेजर अकाउंट बहुत आसान है। आपको, जी, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, यस। 1 अक्टूबर इन्वेंट्री एसेट है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर। हमारा जो ईयर है वो 2022 से लेकर 2023 तक है। इधर आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। कितना बैलेंस है ओपनिंग इन्वेंट्री का? 8400। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट पर है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां पर होगी? उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर होगी। कब? 30th September। कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 8675। गौर से सुनना, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये कहां जाती है? इनकम स्टेटमेंट में, तो यहां से इसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दी।
अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये भी कहां ट्रांसफर करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में। दोनों का टोटल कर दें, 8675 प्लस 8400 इज 17075। और यही क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? है opening inventory is 8400 on debit side. ओपनिंग इन्वेंट्री का कहां ट्रांसफर करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो फिर इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री को कहां लेके जाना है? इनकम स्टेटमेंट। इन्वेंट्री एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर है, क्लोजिंग कहां पर है? उसकी ऑपोजिट साइड पर। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहां जाती है? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी कहां ट्रांसफर करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पहला वाला ओपनिंग और ये वाला क्लोजिंग है। जी, ये ओपनिंग है और ये क्या है? क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, परचेजेस से ऐड हो जाएगी, ये जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना है। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कोई ओपनिंग बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस का है 8700। सर, इररिकवरेबल डेट्स टू बी रिटन ऑफ दिया हुआ है, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस गिवन। लेकिन लिखा हुआ है मेंटेन करना है 4% पे। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 7500। 7500 पे 4%, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 300 was last year's opening balance. क्योंकि क्रिएट करने के लिए नहीं बोला हुआ, लिखा हुआ है मेंटेन, इसका मतलब पहले भी प्रोविजन था। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, विच इज 300। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा उसकी ऑपोजिट साइड पे, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। What is the closing balance of provision for doubtful debts? The closing balance of provision for doubtful debts is 335. इंक्रीज कितना आ रहा है? 35 का जो इंक्रीज है वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। और यही कैरी डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। यस नितिन, लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप कंबाइन लगा रहे हो ना, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 135 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में कितने पर ए बन रहा है ये देखो। पेपर 61 पे कौन सा पेपर है ये? ये जो हम कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, 2024 का देख रहा हूँ। 2024 में 22 में 100 में से 66 61 पर ए बना है।
ये तो बन जाएगा आराम से। ऐसा भी नहीं है, नंबर डिडक्ट बहुत होते हैं। अब हमें बनाना है रेंट पेएबल अकाउंट। से नीचे बन गया। एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। याद है एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं? 12 एंड 22। एक्सपेंस का लेजर अकाउंट याद रखिएगा। एक्सपेंस का ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है क्योंकि ये एसेट है। प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस उसकी ऑपोजिट साइड पर आता है हमेशा। अगर एक्सपेंस ओइंग है तो ओइंग का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पर एंड ओइंग का क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसकी ऑपोजिट साइड पर। यस, पाप एंड पापा को यूज करने की जरूरत नहीं है, एसेट लाइबिलिटी से चलें। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पर, एसेट का क्लोजिंग उसकी ऑपोजिट साइड पर। ओइंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग उसकी ऑपोजिट साइड पर। ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंस हम पे करते हैं तो बैंक एंड कैश क्रेडिट एंड एक्सपेंस डेबिट। और एक्सपेंस का लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? व्हाट इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द एक्सपेंस? एक्सपेंस की आखिरी आरामगाह ये है कि एक्सपेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? और अब हमें क्या करना है गाइस? अब हमें ये करना है कि हमें रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है। रेंट एक्सपेंस हमारे पास प्रीपेड दिया हुआ था, कितना था रेंट का प्रीपेड? 820। तो प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर 820। फिर एग्जामिनर ने बताया कि इस साल इनकम स्टेटमेंट में कितना रेंट चार्ज हुआ है। 4940 इज रेंट चार्ज फॉर द ईयर, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में 4940। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। 4940 हमने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया है। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि हम लोगों ने रेंट की पेमेंट्स की हैं बैंक से। एक पेमेंट की है 2460 और दूसरी पेमेंट की है 2490। एक 1 दिसंबर को और एक 1 जून को। बैंक से पेमेंट की हैं दोनों। इसके अलावा अब हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग प्रीपेड का बैलेंस। तो अब हमें बैलेंस सीडी फाइंड आउट करना है कि बैलेंस सीडी कितना है प्रीपेड का। तो ये फिगर हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे कि 30 सितंबर को क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड कितना है।
820 plus 2460 plus 2490. This is 5770. एंड बेटा हीर यही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अक्टूबर। कौन से प्लेस में सारे आते हैं? ये अलग अलग टॉपिक के हैं बैलेंसेस, जैसे एक्सपेंस का अकाउंट, प्रोविजन का अकाउंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पिक कर लिया। सर आपके पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? पहले क्वेश्चन भी मिक्स प्लेट वाला क्वेश्चन होता है, ये नहीं जरूरी नहीं है, उसमें डे बुक्स भी आ सकती हैं, लेजर्स भी आ सकते हैं, पेटी कैश बुक भी आ सकती है। क्या लगता है क्या है इस बार? पता चल जाएगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करें भी, इन चीजों पे ना जाएं वाइल्ड गेसेस के ऊपर। नेक्स्ट, स्टेट हाउ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे इन्वॉल्व है? इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, या तो उसकी कॉस्ट पर या फिर उसकी मार्केट वैल्यू में, दोनों में से जो चीज कम होती है उस पर इन्वेंट्री वैल्यू की जाती है। Cost and net realizable value, whichever is lower, so that profit and value of asset is not overstated. How matching principle is applied? Accruals and prepayments को हम जब एडजस्ट करते हैं तो हम इसलिए एडजस्ट करते हैं ताकि हम वो अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें जो करंट ईयर को क्या करता है, रिटेन करता है, बिलोंग करता है। क्या करते हैं आप ये सब करके? कुछ भी नहीं है ये। Approvals and prepayments are adjusted so that amount belonging and pertaining to current year is charged in income statement। और ये एक एक मार्क का है, इतना लेंथी लिखने की जरूरत भी नहीं है। Logan is considering buying business premises. Instead of renting, he would request long-term bank loan to finance the purchase of premises. Advise Logan whether he should purchase business premises using bank loan. Justify your answer with advantages and disadvantages of purchasing business premises using bank loan. ये इजी क्या है एडवांटेजेस? सर ब्लैक क्लोज लेगा तो सर उसके बाद डायरेक्ट सबसे पहले सर उसके बाद there will be there is no need to pay rent. no need to Hence decreasing expenses and increasing profit। और सर इनफ टाइम होगा रेंट वापस करने के लिए। रेंट तो है ही नहीं, रेंट कैसे वापस करना होता है? बैंक लोन वापस करने के लिए बहुत इनफ टाइम होगा और इजी टू गेट, जल्दी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। desirable amount can be raised
and repayment will be in long term. Disadvantages. Interest expense will decrease profit. The bank may require collateral security. कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी. यस. लोगन, अब मेरी मर्जी है मैं जो रीजन लिखना चाहूं. मैं लिख रहा हूं लोगन शुड नॉट परचेज premises using bank loan as it is not a permanent source of finance. आप अपना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जस्टिफाई करना है. चलो भाई, सस्पेंस आ गया फेवरेट. बनाते हैं थोड़ा. तो आप लोग असल में एंट्री बनाते वक्त इतनी गलतियां करते हैं, सोचते ही नहीं है. दिमाग में बताया हमेशा पहले सोचा करें ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए, फिर उसको क्या उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी. जी, एडवाइस पार्ट देख लें. ये मेरी एडवाइस है दक्ष, आपकी एडवाइस डिफरेंट भी हो सकती है. चलें, अभी देखिएगा, पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको फॉलो किया करें. ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए, हमने क्या एंट्री बनाई और रेक्टिफिकेशन कैसे होगी. Asia is a trader. She prepared her trial balance at 31st August 2023. The credit side totaled 273 more than the debit side. क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो शॉर्टर साइड कौन सी है, डेबिट. तो सस्पेंस का बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर. इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए आप परेशान हो रहे हो. लिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 273 ज्यादा है. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड क्या है, कम. सस्पेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पर आता है, स्मॉलर साइड. तो स्मॉलर साइड कौन सी है, डेबिट. तो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर. तो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर. पहली एंट्री, a credit purchase 112 from Jack had been entered twice in purchases journal. परचेज जर्नल के अंदर हमने 2 दफा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है. एंट्री बननी क्या चाहिए थी, परचेजेस डेबिट 112 एंड जैक क्रेडिट 112. जब नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखो ना यार.
हमने क्या किया, परचेजेस में 2 दफा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब परचेजेस को डेबिट कर दिया एंड जैक को क्रेडिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब क्या करेंगे, इसकी रेक्टिफिकेशन बनाने के लिए परचेजेस को हमने 112 से ओवरस्टेट किया हुआ है। परचेजेस को कम करने के लिए परचेजेस क्रेडिट बाय 112 एंड जैक यू या जैक क्रेडिट डेबिट बाय 112 एंड दिस इज एरर नंबर 1। सर जर्नल में ये सब हमको लिखना पड़ेगा। जी, एंट्री लिखनी पड़ेगी। Wages account had been overcast by 300. एक्सपेंस है वेजेस, एक्सपेंस बढ़ा दिया है हमने। कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो वेजेस को 300 से बढ़ाया हुआ है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। वेजेस क्रेडिट बाय 300 और डेबिट क्या होगा, जहां कोई नहीं है उधर कौन है, जहां कोई नहीं है वहां कौन है, तो सस्पेंस डेबिट बाय 300। अब सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 300 से एंड रेफरेंस में लिखेंगे वेजेस। कैश रिसीव 75 from Savannah, a trade receivable had only been entered in what? इसका मतलब एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट सवाना। हमने कैश में तो रिकॉर्ड कर लिया है 75, लेकिन सवाना में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करेंगे, और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, सवाना क्रेडिट कितना अमाउंट है, 75 से सवाना क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, जहां कोई नहीं है वहां सस्पेंस आ जाएगा 75। नीचे भी हम 75 से सस्पेंस को डेबिट कर देंगे एंड दैट इज सवाना। नेक्स्ट, the total of sales returns 198 had been credited to both sales returns and purchases returns. सेल्स रिटर्न्स की ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है, ओरिजिनल एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न्स डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। हमने क्या किया, हमने सेल्स रिटर्न्स का 198 नहीं, सेल्स रिटर्न्स में भी क्रेडिट किया है और परचेज रिटर्न्स में भी क्रेडिट किया है। लिख क्या रहा है एग्जामिनर, the total of sales returns for August 198 had been credited to both sales returns account and purchase returns account. ट्रेड रिसीवेबल्स में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, इसका मतलब सेल्स रिटर्न्स को हमें डेबिट करना था, हमने उल्टा उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट। जो चीज डेबिट करनी थी हमने उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। सही है, तो इसका मतलब हम सेल्स रिटर्न्स को डबल अमाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
सेल्स रिटर्न्स को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। 198 plus 198 is how much? परचेज रिटर्न्स खामाखा ही क्रेडिट हुआ है, उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। 396 से नहीं, एक ही दफा से। एक पीरियड सस्पेंस हो गया क्यों हो गया 98 एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा? सर ट्रेड से ट्रेड रिसीवेबल्स में तो कोई मिस्टेक उसने बताई नहीं है कि हुई भी है। नॉर्मल ही आ जाएगा। हाँ, तो नॉर्मल आ चुका होगा ना पहले से, नॉर्मल आ चुका होगा। हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल आ चुका होगा। तो कितना अमाउंट बनता है ये? 594। 396 क्या है? सेल्स रिटर्न्स, और फिर हम लोग उससे परचेजिंग परचेजेस रिटर्न्स, 98 अभी तो एक एरर बाकी है। हाँ नेक्स्ट, a payment to Sufi 93 had been recorded in Sufi's account as 39। सूफी को हमने पेमेंट की थी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एंट्री हमें बनानी चाहिए थी सूफी डेबिट 93 से एंड बैंक क्रेडिट बाय हाउ मच? 93। हमने क्या किया? सूफी के अकाउंट में गलती की है, सूफी को हमने 39 से रिकॉर्ड किया है। सिर्फ गलती सूफी के अकाउंट में हुई है। अब सूफी के अकाउंट को हमें क्या करना है सर? ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना है। 93 माइनस 39 दैट इज, तो सूफी डेबिट बाय हाउ मच? एंड सस्पेंस क्रेडिट बाय हाउ मच? और अगर हम सही हैं, हमने सब कुछ सही किया है, तो सस्पेंस को 0 पर क्या होना चाहिए? क्लोज। 273 plus 300 plus 75 is 648। इसका मतलब यह है कि हमेशा सोच समझ के एंट्री बनाया करें, तुक्के नहीं लगाया करें। जो लिखा हुआ है कभी सेंस देखो ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये एंट्री बनाई, ये एंट्री कोई सेंस भी नहीं बना रही कि उसने सेल्स रिटर्न्स को डेबिट करना था, लेकिन उसने सेल्स रिटर्न्स को भी क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न्स को भी क्रेडिट कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि यार ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई फ्लॉ नहीं है। 11 मार्क्स इसके दे दिए, 5 मार्क्स इसके दे दिए। अब हमें बताना है
Complete the following table, placing a tick to show the effect of each error. The first one has been completed as an example. Purchases बढ़ानी थी, राइट? परचेजेस में 2 दफा रिकॉर्ड कर दिया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट भी क्या हो गया था? कम। एरर की रेक्टिफिकेशन नहीं बतानी, इफेक्ट ऑफ एरर बताना है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है कि ये बताओ कि एरर को रेक्टिफाई करने से क्या होगा, और कभी कभार एग्जामिनर पूछता है इफेक्ट ऑफ एरर के एरर का इफेक्ट क्या है। यहां पर एग्जामिनर ने इफेक्ट ऑफ एरर पूछा है, रेक्टिफिकेशन नहीं पूछी। $112 हमने परचेजेस में ज्यादा रिकॉर्ड किए थे, इसका मतलब हमने परचेजेस को बढ़ाया हुआ था, और परचेजेस के बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी हुई थी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ जाने से ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम हुआ था। वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ाया हुआ है हमने, और प्रॉफिट कम है। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। सवाना के और बैंक अकाउंट से हमारे अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस सर, कैश रिसीव फ्रॉम सवाना ना तो इनकम है ना ही एक्सपेंस है, राइट? पहले एंट्री में लिखा हुआ है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही हमने ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड की हुई है। पहली एंट्री में लिखा हुआ है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही ट्रांजैक्शन गलत है, और जब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शन गलत है, इसका मतलब दोनों जगहों पर हमने रिकॉर्ड क्या किया है? गलत रिकॉर्ड किया है। तभी इसको एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री डे बुक में ही ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हुई, तो दोनों जगहों पे ट्रांजैक्शन का अमाउंट गलत रिकॉर्डेड है। जी। तीसरा, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स को हमने क्रेडिट कर दिया था, इसका मतलब सेल्स रिटर्न्स हमने कम रिकॉर्ड कर दी थी, राइट? कितनी अमाउंट से? 198 प्लस 198, 396 से सेल्स रिटर्न्स कम की थी। जब सेल्स रिटर्न्स कम होती हैं तो नेट सेल्स क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। और जब नेट सेल्स बढ़ती हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हमने 198 कहां रिकॉर्ड कर दिया था? परचेज रिटर्न्स में। परचेज रिटर्न्स को हम लोगों ने 198 से इंक्रीज कर दिया था। जब परचेज रिटर्न्स बढ़ती हैं तो परचेज रिटर्न्स का अमाउंट हम कहां से माइनस करते हैं? परचेजेस से। इसका मतलब परचेजेस की वैल्यू क्या हो गई? कम। परचेजेस की वैल्यू कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया। इसका मतलब इस एरर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, ग्रॉस भी एंड प्रॉफिट भी। सूफी की पेमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। दोनों सबके एक एक मार्क हैं, गौर से समझ के आपने इसको करना है। आखिरी क्वेश्चन लिमिटेड कंपनीज का है। एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस, अभी टाइम है बेटा, वेट करें थोड़ी देर के लिए। हम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। B Limited provides cleaning services to client office and factories.
सर्विस बिजनेस आ गया आपका, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब यह है कि सिर्फ रेवेन्यू में से क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस। रेवेन्यू दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल्स की हमें कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन दी हुई है, इक्विपमेंट की कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, डिविडेंड पेड आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं आता। रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस 9240, इनकम अगर एडवांस में रिसीव कर ली है तो ये प्रीपेड इनकम है, इनकम में से क्या करेंगे, और साथ साथ ये हमारी लाइबिलिटी में भी आ जाएगा, रेवेन्यू में से माइनस करेंगे एंड दिस विल बिकम करंट लाइबिलिटी, अदर पेबल्स में आ जाएगा। ये एक्सपेंस प्रीपेड एसेट होता है, बट इनकम प्रीपेड इज व्हाट, लाइबिलिटी। Insurance charge for 12 months 31st December 2022 was 7,200, and for 12 months December 2023 is 7,440. On 1st January, insurance was paid in full months for 12 month 31st December 2023. 7,440 का जो अमाउंट है वो हमने दिसंबर 2023 तक पे किया हुआ है। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, इसका मतलब कितने मंथ्स का अमाउंट प्रीपेड है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स प्रीपेड है। $7,440 was paid for 12 months. एक मंथ का है 620, कितने मंथ्स का अमाउंट प्रीपेड है, 6 मंथ्स का, तो 3720 इज प्रीपेड। तो इंश्योरेंस में से हम लोग माइनस करेंगे 3720। जर्नल एक्सपेंसेस वर ओइंग 186, तो जनरल एक्सपेंसेस में ऐड करना है 186। Depreciation 25%, reducing balance method 42,000 minus 16,500, 25,500 पे 25% is 6,375। इक्विपमेंट पे 20% स्ट्रेट लाइन, 5,000 का इक्विपमेंट है, उस पे 20% इज 1,000। नो डिविडेंड्स वर आउटस्टैंडिंग, 1,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहले आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।